सर्दियों में लिहाफ ओढ़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है। माफ़ कीजिएगा, मैं खुद आपको अपने लिहाफ का रोमांचक जिक्र सुनाने नहीं जा रही। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी, जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो मुझे हफ्ते भर के लिए मुझे एक अपनी मुंह बोली बहन के पास छोड़ गई। सजा तो खूब थी मेरी, था तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। बेगम जान, वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे की दाग की तरह महफूज है। इनके पति खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे, पर इन्हें एक निहायत ही अजीबोगरीब शौक था। नौजवान गोरे गोरे पतली कमरों के लड़के जिनका खर्च वे खुद बर्दाश्त किया करते थे, मगर बेगम जान से शादी करके वे उन्हें घर के साजो सामान के साथ घर में ही भूल गए। और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम जान तन्हाई के वक्त में घुलने लगी। जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का आना जाना बंधा, उनके लिए मुरब्बल हलवे और लजीज खाने जाने लगे। और बेगम जान दीवान खाने की दीवारों में से उन लड़कों की पतली कमरे, चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के जिस्म देख देख कर जलने लगी। जब वो मन्नतों मुरादों से हार गई तो चिल्ले बंधने लगे और टूट के रात की वजीफा ख्वानी विचित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस ना हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मोतवज्जा हुई, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ ना मिला। इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशट पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर यासो हसरत की पोट बन गई। मगर क्यों जिए फिर कोई? जिंदगी, बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में, तो वो फिर जीने लगी और खूब जी। रब्बों ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। एक अजीबोगरीब तेल की मालिश से उनकी रंगत लौट आई, जिस्म फिर निखर उठा। माफ कीजिएगा, इस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी ना मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। माशाअल्लाह, किस शान से वो मसनद पर नींद दराज थी और रब्बो उनकी पीठ से बैठी कमर खुजाया करती थी। एकदम महारानी की तरह शानदार मालूम होती थी। मुझे इनकी शक्ल बेइंतहा पसंद थी। मेरा जी चाहता था कि घंटों बिल्कुल पास से उनकी सूरत देखा करूं। उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद थी, नाम तो सुर्खी का जिक्र नहीं, और बाल से आए और तेल में डूबे रहते। आंखें जरा तनी हुई रहती थी, भारी भारी फूले हुए पपोटे और मोटे मोटे पलके। लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके चेहरे पर हैरत अंगेज और जासिब नजर चीज थी,
वो थे उनके होठ। अमूमन वो सुर्खी से रंगे रहते, ऊपर के होठों पर हल्के हल्के मूंछें सी थी और कंपटियों पर लंबे लंबे बाल। कभी कभी उनका चेहरा देख के कुछ अजीब सा लगने लगता था, कम उम्र लड़कों जैसा। उनके जिस्म की जिल्द भी सफेद और चिकनी थी। अमूमन वो अपनी पिंडलियां खुजाने के लिए कसूलती, तो मैं चुपके चुपके उनकी रंगत देखा करती थी। उनका कद बहुत सामान्य था, लेकिन बहुत मुतनासिब और ढला हुआ सा जिस्म था। हाँ, तो रब्बो रब्बो उनकी पीठ खुजाया करती थी। यानी घंटों पीठ खुजाना। पीठ खुजाना भी जिंदगी की जरूरियातों में से था, बल्कि शायद जरूरियातें जिंदगी से भी ज्यादा। और जब वो नहाती तो माशाअल्लाह 2 घंटे पहले से खुशबूदार तेल और उपटनों की मालिश शुरू हो जाती। इतनी होती कि मेरा तो तखय्युल से ही दिल लौट जाता। कमरे बंद करके अंगीठियां सुलगाई जाती और फिर चलता मालिश का दौर। अमूमन रब्बो ही रहती। पर बात ये थी कि बेगम जान को खुजली का मर्ज था। अब इतना खुजली होती थी कि हजारों तेल और उपटे में मले जाते थे, लेकिन खुजली थी कि कायम। अरे कुछ नहीं, जिस्म साफ चट पड़ा है। हाँ, कोई जिल्द के अंदर की बीमारी हो तो खैर। नहीं नहीं, ये डॉक्टर तो मुए है पागल। कोई आपके दुश्मनों को मर से अल्लाह रखे, खून में गर्मी है। रब्बो मुस्कुराती हुई कहती और महीन महीन नजरों से बेगम जान को घूरती। अभी कंधों पर, फिर कमर पर, फिसले कूल्हों पर, रानों पर, फिर दौड़े टखनों की तरफ। मैं जब भी उनके पास बैठती यही देखा करती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। चुड़ैल बेगम जान के साथ ही खाती, साथ ही उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। बेगम जान और रब्बो आम जलसों और मजमुओं में दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं तब बहुत छोटी सी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, इत्तेफाक से अम्मा आगरा गई और हफ्ते भर के लिए मैं बेगम जान के पास। तो बेगम जान भी खुश और मैं भी। तो अब सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में लिहाजा उनके छप्पर खट के पास लगा के एक पलंगड़ी डाल दी गई। घंटों भर हम बातें करते रहे, चांस खेलते रहे और फिर हम चले सोने। पर जब मैं सो गई तो रब्बो वैसे ही बैठ के उसकी पीठ खुजा रही थी। चुड़ैल। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो अजीब सा डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, क्या है? सो जाओ। डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? सो जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ लो। मैं आपके पास आ जाऊँ क्या? नहीं, सो जाओ। बेगम जान कहीं चोर वोर तो नहीं? चोर बोल कैसा? सो जाओ। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो कुछ दिनों तक नवाब साहब के यहाँ रहा भी, खूब जोड़े बागे भी बने थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने नहीं आता। बेगम जान, मैं खुजा तो सच कहती हूँ।